नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति, इससे संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी उसे भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए ये पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की अधिकतम आयु की कोई भी सीमा हमारे संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। चाहे जितने मर्जी वर्ष का व्यक्ति हो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है हमारे संविधान में राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति शब्द आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। और केंद्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी कि प्रधान जो होता है वो भी हमारे भारत का राष्ट्रपति ही होता है। और जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो भी राष्ट्रपति में ही निहित होती है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि भारत की तीनों सेनाओं यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। अगर ये पूछा है किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ये योग्यता भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ये आर्टिकल 58 में बताया गया है। आर्टिकल 58 में भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ये बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। यानी कि उस व्यक्ति में वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता चाहिए, ठीक है। और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये 4 योग्यता भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और मेन एक बात ये भी मालूम होनी चाहिए आपको, अगर ये पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का मतलब क्या है? देखिए, 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो कि संसद में ये कहें कि हाँ ये इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। और 50 अनुमोदक का मतलब ये है कि 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो कि इनकी हाँ में हाँ मिलाएं कि जो ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए ये सही कह रहे हैं। यानी कि हाँ में हाँ मिलाने वाले 50 व्यक्ति होने चाहिए। और ये व्यक्ति कौन कौन से होने चाहिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वही व्यक्ति होने चाहिए जो कि राष्ट्रपति को वोट करेंगे। इन्हीं में से 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो कि ये कहें कि इसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। और 50 व्यक्ति यही ऐसे होने चाहिए जो ये कहें कि जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यानी कि हाँ में हाँ मिलाने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जनता जो है वो डायरेक्ट वोट नहीं करती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 54 में किया गया है।
आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये भी मालूम होना चाहिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, और राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो आपको मालूम हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पे निर्वाचन आयोग का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत के निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। हर साल 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर डे भी मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। ठीक है, अगर ये पूछा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, अगर ये पूछ जाए कि निर्वाचन आयोग की एकमात्र और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वीएस रमा देवी। वीएस रमा देवी भारतीय निर्वाचन आयोग की एकमात्र और प्रथम महिला थी जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं। ठीक है, यहाँ पे निर्वाचन आयोग का नाम आया तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो हमारे संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो आर्टिकल हैं आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं। किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाते हैं? तो आर्टिकल 71 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नाम आया है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के गठन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 124 में किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं ये हमारे भारत के? तो ये हमारे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के कब सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है। किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 125 में।
आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ है वो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये खुद ही रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, देखिए जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 8 निर्धारित की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये 5 वर्ष के लिए होता है। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 56 में किया गया है। ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये जिस दिन से पद ग्रहण करते हैं उस दिन से लेके अगले 5 साल तक के लिए इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो आर्टिकल 57 में। तो आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन की बात कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अगर ये पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। ये जो महाभियोग है ये किसके द्वारा लाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है कि जो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी गिरी। वी गिरी भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। ये हमारे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये हमारे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक था। और यहाँ पे आपको एक बात और मालूम होनी चाहिए, अगर आपसे ये पूछ जाए कि सबसे अधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक समय तक हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अगर ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये हमारे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इन्हीं की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पद पर रहते हुए ही किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। जब ये राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए थे तो इनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। तो यही हमारे भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायण।
KR नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, तो APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम और एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी। ये कौन से नंबर की हमारे भारत की राष्ट्रपति थी, तो ये हमारे भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। ठीक है, और प्रतिभा पाटिल के बारे में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो प्रतिभा पाटिल है ना, ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो प्रतिभा पाटिल ही थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 सदस्यों को। देखिए, यहाँ पे आपको पहले मालूम होना चाहिए कि संसद के 2 सदन, कौन कौन से सदन की बात हो रही है, तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा, इन 2 सदनों की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो देखिए लोकसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के। तो कुल कितने सदस्य हो गए, तो कुल 14 सदस्यों को जो राष्ट्रपति हैं ये मनोनीत करते हैं। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। और किस आर्टिकल के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो आर्टिकल 80 के पहले क्लॉज के तहत। आर्टिकल 80 के पहले क्लॉज के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है। और यहाँ पे जो आर्टिकल दिए गए हैं इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कहा गया है। तो देखिए आर्टिकल 143, इसमें राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 124 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 124 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। और आर्टिकल 217 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 217 में राष्ट्रपति को हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में प्रदान किया गया है, तो आर्टिकल 217 में। आर्टिकल 217 में राष्ट्रपति को हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला जो हैं ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ये हमारे भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये हमारे भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए